कल संसद में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनने के बाद आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो संसद में तो नहीं बोले, उन्होंने सोचा कि संसद से बाहर बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं जहां उनका सोलो परफॉर्मेंस हो सके, रोकने टोकने वाला कोई ना हो। और आज उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से, मणिपुर पर उनके जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 21 मिनट तक चली, 21 मिनट्स, जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल लोकसभा में जो भाषण दिया, उस भाषण के दौरान वो हंस रहे थे और उनका भाषण पूरी तरह से राजनीतिक था, लेकिन उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई और ये मणिपुर के लोगों का अपमान है। राहुल गांधी ने यह बात भी कही कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया है और वो मणिपुर को बचाना नहीं चाहते बल्कि जलाना चाहते हैं। और राहुल गांधी ने भारत माता पर दिए अपने बयान पर भी आज सफाई दी। पहले आप उनका ये पूरा बयान आज का सुन लीजिए और फिर मैं एक बड़ा सवाल उठाऊंगा, लेकिन पहले आज उन्होंने जो कहा वो सुन लीजिए। आज संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बिल पेश किए हैं। इनमें एक बिल का नाम है भारतीय न्याय संहिता, जो इंडियन पिनल कोड की जगह लेगा। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सीआरपीसी की जगह लेगा। और तीसरा है भारतीय साक्ष्य बिल, जो इंडियन एविडेंस एक्ट को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। यानी इन कानूनों की मदद से अंग्रेजों के कानून अब भारत में हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, आजादी के लगभग 76 साल बाद। और इनकी जगह भारत के अपने कानून, जो भारत के लोगों के हिसाब से बनाए गए हैं और आज के समय के अनुसार बनाए गए हैं, अब ये नए कानून देश में लागू हो जाएंगे, क्योंकि लागू आप ही के ऊपर होंगे। इसलिए आपको सबसे पहले इन कानूनों के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल इन तीनों बिलों को एक संसदीय कमेटी के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है और इन नए कानूनों में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। जैसे आईपीसी की जगह लेने वाले नए बिल में राजद्रोह और देशद्रोह के प्रावधानों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा और इसकी जगह एक नया कानून आएगा जिसमें भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा जो होगी वो 7 वर्ष की होगी, जबकि मौजूदा कानून में यही सजा 3 वर्ष की है। यानी नया कानून अब और ज्यादा सख्त हो जाएगा, इसका नाम बदल दिया जाएगा, लेकिन इसमें जो भी भारत को कमजोर करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन राजद्रोह जो शब्द है, अब राजद्रोह कानून समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राजद्रोह जो कानून है वो अंग्रेजों के जमाने में लाया गया था और अंग्रेज जो हैं भारतीयों को दबाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा नए कानून में आतंकवाद के मामलों में मौत की सजा के प्रावधान को जोड़ा जाएगा। लापरवाही के मामलों में अधिकतम सजा 2 साल से बढ़ाकर 7 साल हो जाएगी। यानी जो लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग करके किसी की जान ले लेते हैं, यह आपके लिए खास तौर पर है। हमारे देश में लोगों ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग को स्वीकार कर लिया है। लोग खुद भी रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं और जो सामने से कर रहे होते हैं उन्हें भी रोकते नहीं हैं। अब ये आम बात हो गई है। लेकिन अगर आपने रॉन्ग साइड ड्राइविंग की और उसकी वजह से कोई व्यक्ति मारा गया तो अब 7 साल तक की सजा आपको हो सकती है। जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वाले लोग हैं वो इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लें। उनके परिवार वाले भी अच्छी तरह से नोट कर लें, क्योंकि आपके परिवार में अगर कोई ऐसा सदस्य है जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग करता है और अगर उसके हाथों कोई व्यक्ति मारा जाता है सड़क पर, तो आपका वो परिवार का व्यक्ति 7 साल के लिए जेल चला जाएगा। तो अगर वो खुद नहीं मान रहा है तो कम से कम परिवार के लोगों को और दोस्तों को उसे समझाना चाहिए। नए कानूनों में अप्राकृतिक यौन अपराधों के लिए भी पहले अब कोई प्रावधान नहीं होगा और धारा 377 को इससे हटा दिया जाएगा। बलात्कार पीड़ितों की पहचान छिपाने के लिए नए प्रावधान लागू किए जाएंगे। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में मौत की सजा के प्रावधान को अब जोड़ा जाएगा। 16 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़की से रेप के खिलाफ अलग कानून होगा और ऐसे अपराधों में अधिकतम सजा को 20 वर्ष कर दिया जाएगा। यानी ये कानून अब सख्त हो जाएंगे। बलात्कार के दूसरे मामलों में न्यूनतम सजा 7 से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी जाएगी। इसके अलावा मॉब लिंचिंग के मामले बहुत आते हैं आजकल। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ की हिंसा के मामलों में अब मौत की सजा का प्रावधान होगा। अगर मॉब लिंचिंग कोई करता है
तो उसे मौत की सजा होगी। दाऊद इब्राहिम जैसे फरार अपराधियों पर उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने के लिए एक नया प्रावधान लाया जाएगा। अगर ये लोग भारत नहीं भी आते, पकड़ में नहीं भी आते हैं, तो भी इन पर भारत में मुकदमा चल सकता है। असल में इसी साल 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था और कहा था कि अब से देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति उसी प्रक्रिया के तहत होगी जिस प्रक्रिया के तहत सीबीआई के चीफ को नियुक्त किया जाता है। इसके लिए पहले एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी और यह कमेटी जिन नामों की सिफारिश करेगी उन्हें राष्ट्रपति द्वारा इस पद पर नियुक्त किया जाएगा और इस कमेटी में कुल मिलाकर 3 लोग होंगे। तो समझने वाली बात यह है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्हें चुनने के लिए 3 लोगों की कमेटी होगी। ये 3 लोग मिलकर चुनेंगे। ये सीबीआई के चीफ को भी यही लोग चुनते हैं और अब मुख्य चुनाव आयुक्त को भी यही 3 लोग मिलकर चुनेंगे। ये लोग कौन होंगे? 3। पहले होंगे देश के प्रधानमंत्री, दूसरे लोकसभा में विपक्ष के नेता और तीसरे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये 3 लोग मिलकर तय करेंगे कि अगला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। यह फैसला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा हो कि देश के मुख्य न्यायाधीश भी उस सिलेक्शन कमेटी में शामिल होंगे जो भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव करती है। इस फैसले से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा ऐसे ही की जाती थी, लेकिन इसके बाद वर्ष 2015 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अलग अलग कई याचिकाओं में यह मांग की गई कि भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव भी वैसे ही होना चाहिए जैसे कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों की नियुक्ति होती है। और 8 वर्षों के बाद इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया। यानी अब यह केंद्र सरकार के हाथ में नहीं रह जाएगा यह तय करना कि कौन मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा, क्योंकि इससे पहले आरोप ये लगते थे कि जो केंद्र सरकार है वो अपने मनपसंद अफसरों को, अपने मनपसंद व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर देगी और वो फिर चुनाव आयोग जो है वो किसी एक खास पार्टी को मदद करने लगेगा। इस तरह का भेदभावपूर्ण रवैये के आरोप लग रहे थे। हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी कही कि यह फैसला तभी तक लागू रहेगा जब तक संसद में इस पर कोई स्पष्ट कानून नहीं बन जाता, और सरकार ने बिल्कुल वही किया। वो सिर्फ 5 महीनों के अंदर इस पर एक नया बिल ले आई जो कल राज्यसभा में भी पेश हो चुका है। अब इस नए बिल के तहत भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का चयन अब भी 3 सदस्यों वाली सिलेक्शन कमेटी ही करेगी, लेकिन अब इस कमेटी से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया है और उनकी जगह इस कमेटी में कैबिनेट रैंक के एक मंत्री को शामिल किया गया है जिनका चुनाव भी स्वयं प्रधानमंत्री ही करेंगे। यानी अब इस कमेटी में 3 लोग होंगे, प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया एक कैबिनेट मंत्री और तीसरे होंगे विपक्ष के नेता, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की इसमें कोई जगह नहीं होगी। विपक्ष का आरोप है कि यह बिल संविधान के खिलाफ है और ऐसा करके केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि अदालत ने खुद ही अपने आदेश में कहा था कि सरकार संसद में कानून लेकर आती है तो उसके द्वारा दिया गया आदेश अमान्य हो जाएगा और यही कानून न्यायोचित होगा जो संसद बनाएगी, और सरकार भी वही कर रही है। लेकिन यह इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सरकार ने यह बिल लाकर मुख्य न्यायाधीश को ही उस सिलेक्शन कमेटी से बाहर कर दिया है जो देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव करेगी। अब यहां सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 हफ्तों में यह दूसरी बार है जब केंद्र सरकार ने संसद में बाकायदा कानून बनाकर या बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया है। तो यहां आप ये देखिए, बड़ी जो तस्वीर है वो ये कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट एक आदेश देती है और केंद्र सरकार संसद में नया बिल लाकर उस आदेश को पलट देती है। इससे आप समझिए और ऐसा इस हाल के 2 हफ्तों में 2 बार हो चुका है। एक मामला तो यह है कि जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया, और दूसरा मामला दिल्ली सरकार से जुड़ा है जिसमें हाल ही में सरकार ने यह कानून बनाया कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही रहेगा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पास नहीं होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास नहीं होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला था इस मामले पर वो दिल्ली सरकार के पक्ष में दिया था, लेकिन केंद्र सरकार उसे पलट कर उन्होंने वो बिल ले आए संसद में और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी पलट दिया। तो हाल ही में
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों को पलटा है। अब बड़ा सवाल यह है कि सरकार ये जो कदम उठा रही है, इसके मायने क्या है। इस स्थिति को आपको अंग्रेजों के एक शब्द से समझना होगा, जिसे हम कहते हैं, अंग्रेजी के एक शब्द को, पुश बैक। इसका मतलब होता है किसी चीज को पीछे की तरफ धकेलना, और अभी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के साथ यही कर रही है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को पुश बैक कर रही है और यह कह रही है कि आप अपनी हदों में रहिए। सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि आपका जो कार्यक्षेत्र है, आप सिर्फ उसमें काम कीजिए, सरकार के कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश मत कीजिए। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट के साथ बहुत कम होता है, लेकिन सरकार ये कोशिश अब लगातार कर रही है। इसके पीछे आपको एक पहले बैकग्राउंड को समझना होगा। वर्ष 1989 से लेकर 2014 तक भारत में लगातार गठबंधन सरकारें रहीं। ऐसी सरकारें जो बहुत कमजोर थीं, जिनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, और उनके जो नेता थे यानी प्रधानमंत्री थे, वो भी बहुत कमजोर स्थिति में थे, क्योंकि वो गठबंधन पर निर्भर करते थे और उनके पास कोई भी कानून बनाने की या किसी भी कानून को पलटने की संसद में उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, बहुमत था ही नहीं। भारत ने अपना चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया था। रशिया ने अपना लूना 25 11 अगस्त को लॉन्च किया है। यानी हमारा चंद्रयान 3 42 दिन में चंद्रमा पर पहुंचेगा और रशिया का लूना 25 10 से 12 दिन में ही चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। लूना 25 22 से 23 अगस्त के बीच चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करेगा और हमारा चंद्रयान 3 23 से 24 अगस्त के बीच लैंडिंग करेगा। और ये दोनों ही अंतरिक्षयान चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेंगे, जहां आज तक कोई अंतरिक्षयान सुरक्षित नहीं उतरा है। साउथ पोल पर दोनों अंतरिक्षयानों की लैंडिंग साइट के बीच लगभग 120 किलोमीटर की दूरी होगी। यानी दिल्ली से मथुरा के बीच जितनी दूरी है, उतनी ही दूरी आप मान लीजिए इन दोनों यानों के बीच होगी। रशिया का लूना 25 वजन में भी हल्का है। लूना 25 का वजन 1750 किलोग्राम है और चंद्रयान 3 का वजन 3900 किलोग्राम है। इसके अलावा इन दोनों में एक बड़ा अंतर यह है कि लूना 25 पृथ्वी के 1 साल के बराबर चंद्रमा पर मौजूद मिट्टी, वातावरण, पानी, आइस मॉलिक्यूल्स और धूल का अध्ययन करेगा, जबकि चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिन ही चंद्रमा की सतह पर काम करेगा। यानी एक मिशन 1 साल का है और दूसरा सिर्फ 14 दिन का है। और इन दोनों अंतरिक्षयानों में सबसे महत्वपूर्ण है इनका चंद्रमा पर पहुंचने का ट्रेवल टाइम। चंद्रयान 3 को पहुंचने में 42 दिन का इतना लंबा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि चंद्रयान 3 ने 19 दिन पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाए। 5 दिन पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के लिए, और अभी यह चंद्रमा की कक्षा में 18 दिन चक्कर लगाने वाला है, जिसमें 6 दिन की यात्रा पूरी हो चुकी है। लेकिन चंद्रयान 3 की तुलना में लूना 25 सिर्फ 5 दिन पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाएगा और फिर 5 से 7 दिन चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद यह लैंड कर जाएगा, जिसकी वजह से यह चंद्रयान 3 से 27 दिन बाद लॉन्च होने के बाद भी उससे पहले पहुंच जाएगा। और इसके 2 बड़े कारण हैं। और अब हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जिसे हमारे देश की 3 पीढ़ियों ने देखा है। यानी आज की युवा पीढ़ी ने देखा है, इस युवा पीढ़ी के माता पिता ने देखा है और फिर उस पीढ़ी के माता पिता ने भी देखा है। अब आप सोचिए ऐसी फिल्म कौन सी हो सकती है। इस फिल्म का नाम है डॉन। इस फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह डायलॉग, ये डॉन फिल्म वर्ष 1978 में रिलीज हुई थी और आज 45 साल बाद भी वर्ष 2023 में यह डायलॉग लोगों की जुबान पर वैसे ही चढ़ा हुआ है जैसे 1970 और 80 के दशक में था। हालांकि यहां आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको डॉन के बारे में क्यों बता रहा हूं। तो डॉन की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब डॉन के किरदार की तीसरी पीढ़ी आपके सामने आने वाली है। वर्ष 1978 में अमिताभ बच्चन डॉन बने, फिर 2006 और 2011 में शाहरुख खान डॉन की भूमिका में नजर आए और अब डॉन 3 में रणवीर सिंह नए डॉन बनेंगे।